गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अब शांत हो जाओ बेटा, क्लास स्टार्ट हो गई ना। तो ये रिवीजन बैच है। आज हम देखेंगे चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 6। लास्ट टर्न होना चाहिए आज, यानी थ्योरी का। 7 है, 7 है कि 6 है? 6 हो गया बेटा। वो 5 में, चलो 7, लेक्चर नंबर 7, हाँ 7 होगा। सुनिए, तो गॉस थ्योरम के हम लोग 2 एप्लीकेशन देख चुके थे। कितने एप्लीकेशन देख चुके थे? 2। प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है बेटा, अच्छी तरह दरवाजा बंद कर, हम ही आए लास्ट में ना। हाँ बेटा, अच्छी तरह उड़का दो बंद कर दो अच्छी तरह से, मच्छर आ जाएंगे। देखिए, लेक्चर नंबर 7, क्लास 12th, रिवीजन बैच। देखिए, लेक्चर 7, तो हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन देख रहे हैं और हर एप्लीकेशन में आपको क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, उसके बाद गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, फिर इंटीग्रेट करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा तो क्या यूज करेंगे? गॉस थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न से इसकी प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी, तो आज ही ट्राई करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, 3-4 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, 78 डेज, 78, यानी पहले 90 वाली बेल्ट खत्म हुई, फिर 80 वाली खत्म हुई, अब 70 वाली खत्म होने जा रही है। समझ गए? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल शांत रहो, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड non-conducting sheet of, बाहर चले जाना, बात करनी हो तो आराम से पीछे बैठ करके भी कर सकते हो। इनफाइनाइट डायमेंशंस, इनफाइनाइट डायमेंशन का मतलब जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ बहुत ज्यादा हो। तो अभी हम नॉन कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं, इसके तुरंत बाद हम किसकी बात करेंगे? कंडक्टिंग शीट की। ठीक है, सुनिए क्या डिफरेंस होता है कंडक्टिंग शीट और नॉन कंडक्टिंग शीट में। सुनिए, हम चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंडक्टर नॉन कंडक्टर आप जानते हो, जिसमें चार्ज मूव करे वो कंडक्टर, जिसमें चार्ज मूव ना करे वो नॉन कंडक्टर। ठीक, अब जैसे नॉन कंडक्टिंग शीट है, सपोज आपने क्या किया, इस पॉइंट पे चार्ज दिया, इस पॉइंट पे, तो यहीं बना रहेगा, चलेगा नहीं, क्योंकि चल ही नहीं सकता। अगर इस पे चार्ज चलने लगा तो फिर नॉन कंडक्टर का आएगा, कंडक्टर नहीं हो गया फिर तो। समझ गए? यानी नॉन कंडक्टिंग शीट में चार्ज मूव नहीं करता है। ठीक है, जहां पे दिया जाता है, जहां पे रखा जाता है, वहीं पे बना रहता है। यानी अगर पूरे सरफेस पे आपको चार्ज देना है तो आपको पूरे सरफेस पे चार्ज को स्प्रेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्प्रेड, यानी चार्ज को स्प्रे करना पड़ेगा। 2 वर्ड बोल रहे हैं हम, स्प्रेड और स्प्रे। स्प्रे
चार्ज को स्प्रे करते हैं, चार्ज गन होती है उससे चार्ज को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, ठीक है। और अगर एक कंडक्टिंग शीट है तो क्या होगा, इस पॉइंट पे चार्ज देंगे, एक पॉइंट पे पूरे में फैल जाएगा, इधर भी और इधर भी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। क्या अंतर है, कुछ समझ आया? अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज केवल एक तरफ होगा, वो भी अपने आप, बेटा देख लो आखिरी मौका है, ठीक है। अब तो नॉन कंडक्टिंग शीट में क्या होता है कि आपने चार्ज दिया तो वहीं रुक जाएगा, मूव नहीं करेगा, यानी पूरे में चार्ज आपको फैलाना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा। अब भी नहीं समझे? यानी हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि नॉन कंडक्टिंग शीट में चार्ज केवल एक तरफ होगा, वो भी अपने आप नहीं फैलेगा, फैलाना पड़ेगा। और कंडक्टिंग में क्या होगा, इधर भी और उधर भी, अपने आप। अब भी नहीं समझे? ठीक, तो पहले हम किसके लिए निकालेंगे, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे कंडक्ट। अगर आपसे एग्जाम में कंडक्टिंग शीट के लिए आते हैं तो पहले किसके लिए करेंगे, नॉन कंडक्टिंग, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कंडक्टिंग के लिए आ जाएगा। अगर केवल नॉन कंडक्टिंग लिए पूछे तो फिर आपको एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई डाउट? तो ये नॉन कंडक्टिंग शीट हो गई। नॉन कंडक्टिंग शीट, तो सपोज पूरे में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए शुरुआत में लैंग्वेज में एक दो लाइन लिख दें, सफिशिएंट है। लेट अस कंसीडर अ नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस एट विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट एट पॉइंट P। बस समझ गए ना? तो ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, पूरे में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। अब हम एक सिलेंडर को इमेजिन, ये देखिए जो YouTube पे हमारा वीडियो पड़ा हुआ है पब्लिकली, वो यही है पड़ा हुआ है, समझे, दो पार्ट में। अब भी नहीं समझे तो उसको भी देख सकते हो कि 3 साल पहले हम कैसे पढ़ाते थे, ठीक है। हाँ ऐसे पढ़ाते थे, ठीक है। लेकिन वो ऑनलाइन क्लास का पहला वीडियो था, ऑनलाइन क्लास का पहला वीडियो। उसके पहले हम लोग के पास एक छोटे छोटे कीपैड वाले मोबाइल हुआ करते थे, नहीं समझे? हाँ ठीक, कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो समझ गए? हाँ कोरोना टाइम वो पहला वीडियो था, ठीक है। तो आप उसको देखना और सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, समझ गए? हाँ हम डालेंगे सब्सक्राइब तो करो, डालेंगे। अभी लास्ट के जो वीडियो है ना इसके, हम ऐप में डालेंगे ही नहीं, हम उसमें डालेंगे लास्ट के। पूरे इसलिए नहीं डाल सकते, पूरे डाल देंगे तो बच्चे यहाँ क्यों आएंगे फिर, समझ गए? तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक, वेंद्रा फिजिक्स, ठीक। क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तब तक उसका मोनेटाइजेशन नहीं होगा। हाँ क्या? हाँ प्लान है मोनेटाइज, नहीं पूरे डालेंगे, ठीक। तो देखिए नहीं 1200 व्यूज़ हैं एक में, ठीक है। वो भी जबकि हमने कुछ नया एडवर्टाइजमेंट कुछ कराया, 1200 व्यूज़ हैं और उससे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। हाँ 1200 है। तो यही टॉपिक पड़ा हुआ है उसमें, वो भी बहुत पहले का है, ठीक है, पहला वीडियो है। तो देखिए तो ये एक नॉन कंडक्टिंग शीट हो गई, ठीक है। चार्ज कहाँ है? एक तरफ। अब हम एक सिलेंडर को इमेजिन कर रहे हैं, जो चार्ज यहां से, सिलेंडर जो है यहां से एंटर करेगा और यहां से एग्जिट होगा, आर पार। जितना इधर बाहर निकला है उतना इधर बाहर निकला है, समझ गए? जैसे एक लोहे का पाइप ले लें शार्प, यहां पे रखें ऐसे, और थोड़ा मार मार के उधर निकाल दें, नहीं समझे? तो वो छेद करते हुए बाहर जाएगा। कितना एरिया होगा उसके अंदर? जितना पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे हमने उस वीडियो में बताया है, ठीक है, कि आपने जिनको गोल पूड़ियाँ बनानी नहीं आती हैं वो क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी पूड़ी बेलते हैं रोटी टाइप का और गिलास से काट देते हैं। किससे काट देते हैं? गिलास से, टम्बलर, ठीक है, स्टील का। तो उसमें क्या होगा, परफेक्ट गोल पूड़ी बनेगी, ठीक। सुनिए,
तो उसके अंदर, गिलास के अंदर, बेटा आगे काम आएगा, ध्यान सुनो बेटा। अगर गोल पूड़ी नहीं बना पा रहे हो तो काम आएगा। भाई 1-2 दिन तो बनाना ही पड़ता है ना, ठीक है। उसके बाद भले सब लोग कुक लगा ले, कुछ भी, भले तुम 10 करोड़ भी कमाओ तो भी 1-2 दिन तो बनाना ही पड़ेगा। समझ गए? नहीं समझे? तो अगर गोल नहीं बनने तो ऐसे गोल बना लेना, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा बेल करके उसको गिलास से काट लेना, परफेक्ट गोल। लोग देखेंगे इतनी गोल पूड़ी कैसे हो गई, ठीक है। तो उस गिलास के अंदर कितनी पूड़ी होगी? जितनी गिलास का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये बात तो समझ गए? तो देखें, तो ये हमने एक सिलेंडर को इमेजिन किया, और ये जो सिलेंडर है ये शीट के आर पार है, ठीक है। और आपको पता है, नहीं पता है तो जान जाओ, डायग्राम का जो पोर्शन हमें दिखता नहीं है, मतलब जो छिपा होता है नहीं, वो डॉटेड शो किया जाता है, ठीक है। डायग्राम का जो पोर्शन छिपा होता है उसे हम कैसे शो करते हैं? डॉटेड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको हम 3 पार्ट में सिलेंडर को डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया आपका प्लेन सरफेस M, प्लेन सरफेस M, ये हो गया आपका प्लेन सरफेस N, और ये हो गया कर्व्ड सरफेस C। सेम उसी तरह जैसे उसमें किया था। क्लियर? अब आपको पॉइंट P पे सपोज निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P के अराउंड हमने क्या ले लिया? ये स्मॉल एरिया। और जितना P पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही किस पे होगा? P डैश पे। क्यों? ये सिलेंडर जितना शीट के इधर निकला हुआ है उतना ही इधर निकला हुआ है, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर इधर की तरफ चार्ज है तो उसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर नहीं होगा। शीट की थिकनेस को क्या माना जा रहा है? निग्लेजिबल, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड P पे होगा उतना ही P डैश पे, ठीक। आपको पता है ये पूरा चैप्टर 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक DA वेक्टर की डायरेक्शन और एक E वेक्टर। पता ना ये चीज? DA वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ठीक है। DA वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। DA वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। DA वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। DA वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ठीक है। नहीं समझे? तो एक स्मॉल एरिया ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। यहां पे DA वेक्टर टुवर्ड्स राइट। नहीं समझे? तुम पहली बार पढ़ो बेटा, ध्यान से देखो। हाँ, और इसके पहले वाले कहाँ पढ़े हैं? अच्छा, यहाँ पे DA वेक्टर, बोलो क्या होगी डायरेक्शन? DA वेक्टर, हाँ तो किधर होगी? हाँ, डाउनवर्ड्स। परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स तो हर जगह होगी। अब वो डाउनवर्ड्स होगा कि अपवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स राइट होगा कि टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स तो एक जनरल टर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे DA वेक्टर अपवर्ड्स। किसी को DA वेक्टर की डायरेक्शन में कंफ्यूजन? बोलो। अब E वेक्टर, E वेक्टर के लिए हम लोग पास क्या है? व्यंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र नहीं, व्यंद्रास्त्र। समझ गए? जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है हम वहां पे क्या एज्यूम करते हैं? +Q0। क्या एज्यूम करते हैं? समझ गए? जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं ध्यान सुने, ठीक है। अब ये आने वाला नहीं है, आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन खत्म, नेक्स्ट ईयर फिर आएगा 11 मार्च से। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तुम्हें बेटा ये समझ आया? यशी, हाँ तो भी सबके आगे होगा। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है हम वहां पे क्या एज्यूम करते हैं? +Q0 चार्ज। क्या एज्यूम करते हैं? +Q0, ठीक है। हाँ, टेस्ट चार्ज ही, टेस्ट चार्ज ही तो यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और ये जो मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का, ये जो मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, वर्ड की किसी बुक में नहीं, क्योंकि हमारे द्वारा खुद का बनाया हुआ है। समझ गए? इसीलिए बच्चे इसको क्या कहते हैं? व्यंद्रास्त्र।
ठीक है। तो जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, हम वहां पे क्या एज्यूम करते हैं, प्लस क्यू नॉट चार्ज। क्या एज्यूम करते हैं, द डायरेक्शन अलोंग विच प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है। अब यहां पे प्लस क्यू नॉट एज्यूम करो, किधर जाएगा, टुवर्ड्स राइट। अरे पूरे शीट पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे तुम प्लस क्यू नॉट मानो, किधर जाएगा, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपल करेगा। और ध्यान रखेंगे केवल प्लस क्यू नॉट चार्ज मूव करने के लिए फ्री होता है, बाकी सारे चार्जेस क्या होते हैं, फिक्स्ड। केवल प्लस क्यू नॉट चार्ज मूव करने के लिए क्या होता है, फ्री, बाकी सारे चार्जेस क्या होते हैं, फिक्स्ड। अब भी नहीं समझे, तो यहां पे प्लस क्यू नॉट रखा, किधर जाएगा, टुवर्ड्स राइट बेटा। अच्छा, यहां पे प्लस क्यू नॉट चार्ज रखेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, नहीं समझे, इधर पॉजिटिव चार्ज है, यहां प्लस क्यू नॉट रखेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपल करेगा, किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट। यहां रखेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ गए, नहीं समझे। तो ये हो गया आपका ई वेक्टर, इधर ये ई वेक्टर। ठीक। अब इस पॉइंट पे बोलो तुम ई वेक्टर की डायरेक्शन बोलो, डाउनवर्ड्स, हाँ टुवर्ड्स राइट, क्योंकि प्लस क्यू नॉट को चाहे तुम यहां रखो चाहे यहां रखो, यहां रखेंगे तो भी टुवर्ड्स राइट, यहां रखेंगे तो भी टुवर्ड्स राइट। समझ गए। अरे विंद्रास होने के बाद भी समझ गए, कोई कंफ्यूजन है बात ही नहीं। आप प्लस क्यू नॉट एज्यूम करो, फिर देखो किधर जाएगा, तुम्हें नहीं समझ आया तो बातें क्यों कर रहे हो, हमसे पूछो ना, फीस हमको दी थी ना। ये ई वेक्टर क्लियर। यहां पे प्लस क्यू नॉट रखेंगे, किधर जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो डीए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जो भी स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। डीए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जो भी स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। डीए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जो भी स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। नहीं समझे। डीए वेक्टर डायरेक्शन क्या होती है, जो भी स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। डीए वेक्टर डायरेक्शन क्या होती है, जो भी स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। समझ गए। और ई वेक्टर के लिए क्या करते हैं, प्लस क्यू नॉट चार्ज। ई वेक्टर के लिए क्या करते हैं, क्लियर, कोई डाउट, ठीक, बस कर लो। तो देखिए, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट कितना है, सिग्मा। एक दो लाइन शुरुआत में क्या लिखनी समझ गए, लेट अस कंसीडर अ नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन एट विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट एट पॉइंट पी, एट नियर बाई पॉइंट पी। नियर बाय पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शीट से पी की तक की जो डिस्टेंस है वो शीट की लेंथ और ब्रेड्थ के कंपेयर में क्या होनी चाहिए, निग्लेजेबल, तब इनफाइनाइट डायमेंशन होगा। समझ गए। तो इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट कितना है, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी जानते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। और क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर। ये इमेजिनरी सिलेंडर है और यही किसका काम करेगा, गॉसियन सरफेस। ये कितना हो गया आपका ए, ठीक है, को डाउट। देन टोटल चार्ज कंटेंट, टोटल चार्ज कंटेंट, टोटल चार्ज कंटेंट in the entire Gaussian surface, Gaussian surface। यहां पे Gaussian surface क्या है, सिलेंडर। जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है उसी को Gaussian surface कहते हैं। यहां पे Gaussian surface क्या है, सिलेंडर। कितना हो जाएगा सिग्मा क्यू,
सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या होता है? टोटल चार्ज। इस सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू ए, या ए इंटू सिग्मा कह दो। पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है? सिग्मा। पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है? तो ए एरिया पे कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू। क्योंकि इस सिलेंडर के अंदर शीट का कितना एरिया होगा? जितना सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे रोटी वाला एग्जांपल लिया था हमने, तो उस गिलास के अंदर रोटी का कितना एरिया होगा? जितना गिलास का क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ गए? अब गिलास इतना बड़ा है तो उसके अंदर इतनी बड़ी रोटी थोड़ी ना होगी। जितना बड़ा गिलास होगा उतनी बड़ी तो रोटी काटेगा वो। नहीं समझे? समझ आया? तो इस सिलेंडर के अंदर हमें बताना है टोटल कितना चार्ज है। तो सिलेंडर के अंदर शीट कितनी है? ए। शीट का कितना एरिया है सिलेंडर के अंदर? ए। और पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है? सिग्मा। तो ए एरिया पे कितना चार्ज हो जाएगा? ए इंटू सिग्मा। सिग्मा ए कह दो चाहे इंटू सिग्मा कह दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक पहुंच गए ना सब लोग? मेन इसमें डायग्राम है और ई वेक्टर और डी ए वेक्टर की डायरेक्शन। कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछें। डी ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? जो भी स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। डी ए वेक्टर डायरेक्शन क्या होती है? जो भी स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। और ई वेक्टर के लिए क्या करते हैं? प्लस क्यू नॉट। ई वेक्टर के लिए क्या करते हैं? समझ गए? ई वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग वेंद्रास का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वेंद्रास। ठीक है? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है हम वहां पे क्या एज्यूम करते हैं? प्लस क्यू नॉट चार्ज। द डायरेक्शन अलोंग विच प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर? 78 ये नोट कर लिया सबने? अब सबसे पहले देखिए, शांत रहो बेटा। स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through small area dA vector. Small electric flux passing through small area dA vector. हो गया? क्या होगा? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी ए वेक्टर, डी फाई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अरे ये तो क्यों फॉर्मेलिटी के लिए होता है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या नहीं समझा रहा है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू entire Gaussian surface total electric flux passing through entire Gaussian surface total electric flux passing through entire Gaussian surface phi E closed integration E vector dot dA vector। यहां पे क्लोज सरफेस क्या है? सिलेंडर ही तो है। इसको तीन पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। एम के लिए अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, एन के लिए अलग और सी के लिए अलग। समझ गए? कर्व सरफेस कौन सा है? सी। समझ गए? ये कौन है? एम। कौन है ये? तुम पेन कह रहे थे? अच्छा, तो ये प्लेन सरफेस एम मुन्ना, और ये एन, और ये सी। एम एन सी। समझ गए? अगर एमएनसी में जाना है तो एमएनसी को समझो। समझ गए? एम एन सी। ठीक है? तो ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एम के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, एन के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, सी के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये एम के लिए, ये एन के लिए और सी के लिए। और यहां पे राउंड शेप नहीं बनाएंगे,
ना यहाँ बनाएंगे ना यहाँ बनाएंगे, नहीं समझे? क्योंकि राउंड शेप का मतलब होता है क्लोज सरफेस, तो अकेले m थोड़ी ना क्लोज सरफेस है, ना अकेले n है ना c है, तीनों को ऐड कर देंगे तब क्लोज सरफेस है। अब भी नहीं समझे? ना अकेले m क्लोज सरफेस है, ना n ना c, तीनों को ऐड कर देंगे। समझ में आया बेटा? 78 ध्यान रखना, पढ़ाई करो सीरियसली, जितनी को करिकुलर एक्टिविटी है सब बंद कर दो, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तुम भी सारी एक्टिविटी बंद करो। तो m पे क्या है? E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, n पर E वेक्टर DA वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। जब सेम डायरेक्शन में होते हो तो बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। और C पे चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं भी ले लो 90 डिग्री। समझ गए? तो जो चीज़ लास्ट आर्टिकल पे थी उसका जस्ट अपोजिट है। वहाँ पे था क्या था, जो हमने वायर वाला आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ पे M और N पे एंगल 90 था और C पे 0 था। यहाँ पे C पे 90 है, N पे 0 है। नहीं ध्यान है? पिछला आर्टिकल वायर के कारण निकाला था। तो क्या आ गया? फाई ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 90, क्योंकि कर्व सरफेस पे ई वेक्टर डी ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90। कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0, वो तो 0 हो गया। कॉस 0 1 हो जाएगा। ई बाहर ले लो क्योंकि ई की वैल्यू सेम होगी। एम के हर पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम होगी, एन के हर पॉइंट पे, एम के हर पॉइंट पे, एन के हर पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम। जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको बाहर ले लेते हैं। डीए का इंटीग्रेशन ए, डीए का इंटीग्रेशन ए, यानी क्या आ गया? ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, 2EA। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकाल लिया हम लोगों ने? 2EA। सुनो, तो डीए का इंटीग्रेशन ए, और यहां पे जो ए है वो किसका है? एम का और एन का। एम का एरिया क्या है? यही तो है, ये एन का एरिया है, यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर। हो गया? तो हर एप्लीकेशन में आपको यही करना है, पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर गॉसियन सरफेस। क्लियर? थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? गॉस थ्योरम। समझ आ रहा है बेटा? दोबारा पढ़ रहे हो बेटा? दोबारा? अच्छा ठीक, नहीं तो दोबारा पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। क्या होता है गॉस थ्योरम? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। अब तो बेवकूफ से बेवकूफ बच्चों को याद हो गया होगा, नहीं हुआ क्या तुम लोग को बेटा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज कंटेन इन दैट क्लोज सरफेस। सिग्मा क्यों लिख रहे हैं? चाहो तो क्यों लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल चार्ज कंटेन इन दैट क्लोज सरफेस, इसकी वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने? 2EA। देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉल्व करके कितना निकाला है? 2EA। तो ये हो गया 2EA, और ये क्या आ गया आपका? 1/f। सिग्मा क्यू कितना है? A इंटू सिग्मा। वैल्यूज कहाँ से रखी हमने? पहली वैल्यू रखी इक्वेशन 2 से और दूसरी वैल्यू रखी इक्वेशन 1 से। ये वैल्यू इक्वेशन 2 से और वो सिग्मा क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 से। मुन्ना, A से A क्या हो गया? कैंसिल, यानी E की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा अपॉन 2ε0, सिग्मा अपॉन 2ε। नोट करें तो नॉट, बस
7:30 पे छूटेगा, खत्म करना आज तुम्हें। हाँ कोचिंग, हाँ 7:30 नहीं 6:30। वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं 11th वाले, वो जब यहाँ आ जाएंगे तो तब उन्हें इसको छोड़ दिया उन्होंने। कौन? हर बार आते हैं इसे, समझ गए? नोट करें जल्दी। अगर यहीं पे कंडक्टिंग शीट होगी तो दोनों तरफ चार्ज होगा। फॉर अ कंडक्टिंग शीट तो तुम बेटा हर बार निगेटिव कैटेलिस्ट कैसे बन जाते हो? हाँ हर बार संडे को हो तो तुम्हें दिक्कत होती है, हर बार निगेटिव कैटेलिस्ट। अरे कभी पॉजिटिव भी बनो। कैटेलिस्ट जानते हो नहीं जानते हो कि केमिस्ट्री में फिजिक्स लेते हो? अच्छा ठीक, हाँ ध्यान दो, ठीक है। तो नहीं पता है, ठीक। चलिए देखिए, फॉर अ कंडक्टिंग शीट तो अगर आप कंडक्टिंग शीट के लिए बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे? ठीक है, तो एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे बस। कंडक्टिंग शीट में चार्ज दोनों तरफ होगा, इधर भी इधर भी, यानी वन कंडक्टिंग शीट इज इक्विवेलेंट टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग शीट्स। जैसे एक नॉन कंडक्टिंग शीट ली, उस पर इधर चार्ज है, दूसरी नॉन कंडक्टिंग शीट ली, उस पर इधर चार्ज है, दोनों को मिला दिया, अब इधर भी चार्ज उधर भी चार्ज। नहीं समझे? अरे इधर कलर कर लो उधर कलर कर लो, होली वाला कलर इधर लगा लो उधर लगा लो, ऐसे कर लो, अब इधर भी कलर उधर भी कलर। अब भी नहीं समझे? समझ आया नहीं आया? एक तरफ और तो इधर क्या बता रहे हैं, यही तो डिफरेंस है। नॉन कंडक्टिंग शीट में चार्ज एक तरफ, वेरी गुड, नॉन कंडक्टिंग शीट में चार्ज एक तरफ होता है, वो भी अपने आप फैलता नहीं है, फैलाना पड़ता है, और इसमें फैलाने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट पे देंगे दोनों तरफ अपने आप फैल जाएगा। तो अ कंडक्टिंग शीट इज इक्विवेलेंट टू combination of two non-conducting sheets। ठीक है, क्या लिखा हमने? अ कंडक्टिंग शीट इज इक्विवेलेंट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग शीट, इक्विवेलेंट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग शीट्स। समझ गए? अब जैसे हमें इस पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या यूज करेंगे? वेंद्रास्त्र। क्या यूज करेंगे? वेंद्रास्त्र। समझ गए? प्लस क्यू नॉट एज्यूम करो, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको रिपल, और इधर वाला पॉजिटिव चार्ज ये भी रिपल करेगा। समझ गए? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, वेंद्रास्त्र। समझ गए? नहीं समझे? तो यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालना, प्लस क्यू नॉट एज्यूम किया, तो इधर वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? प्लस क्यू नॉट को रिपल, इधर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी क्या करेगा? रिपल। दोनों कहां हो गए? सेम डायरेक्शन में। क्लियर? यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 0 E1 प्लस E2। तो अब तुम्हारे मार्क्स थोड़ी पूछ रहे हैं, हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। ठीक है, 0 तब होगा जब दो पॉजिटिव प्लेट हो और पैरेलल रखी हो, तब। तुम अब तो मार्क्स क्यों बताते तो बार बार? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P तो कितना हो जाएगा? E इक्वल टू E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। समझ आई बात? कोई डाउट? इरेज करें? ठीक, जल्दी करें। अब हम आएंगे स्फीयर्स पे।
तो स्फेयर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। घर जाकर इसका वीडियो जरूर देख लिया करें हाई स्पीड में, ठीक है? तो एक बार क्या होगा और रिवाइज हो जाएगा। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान समझें। यशी बेटा, और आज ही जाके इसकी प्रॉब्लम्स करोगे, नेक्स्ट टाइम पे प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी, समझ? हाँ, इसकी भी उसकी भी, दोनों की डबल मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। हाँ हाँ, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक ऑलमोस्ट हो ही गई लगभग। एक कल ग्राफ डिस्कस कर देंगे इंटेंसिटी वाला, ठीक है? तो फोटो इलेक्ट्रिक ऑलमोस्ट हो गई हैं। तो इसकी प्रॉब्लम घर जाके ट्राई करो अच्छी तरह से, समझ गए? देखिए, तो इतनी लापरवाही क्यों करते हो तुम लोग बेटा? आत्मा दिखाती नहीं है। सुनिए, तो स्फेयर्स 4 टाइप के होते हैं। पहला, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, इसको नोट करके नोट करना, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। दूसरा, स्फेरिकल शेल जानते हैं ना, हॉलो स्फेयर विद अ वेरी थिन वॉल लाइक दिस, ये स्फेरिकल शेल है। क्या है ये? स्फेरिकल, लेकिन कंडक्टिंग नहीं है। ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग, प्लास्टिक का है ना, ठीक है? नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, देखिए, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, ये तीनों एक ही होते हैं, ठीक है? इन तीनों में से कोई भी आर्टिकल आएगा वही करोगे। इन पे चार्ज केवल आउटर सरफेस पे होता है, इन तीनों में। भाई ये तो स्फेरिकल शेल है, अंदर चार्ज हो नहीं सकता है। और कंडक्टर में आपको पता है, सॉलिड कंडक्टर किसी भी शेप का हो, अंदर चार्ज होते नहीं। जो भी चार्ज दिया जाता है कहाँ होता है? सरफेस पे, क्योंकि अंदर का चार्ज होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है? 0। समझ गए? स्फेयर क्या, कोई भी सॉलिड कंडक्टर हो, चार्ज कभी अंदर नहीं होता। कहाँ होता है? सरफेस पे। और इनमें अंदर क्यों नहीं हो सकता? ये तो हॉलो है, इनमें अंदर कहाँ से हो जाएगा? अंदर तो एयर है ना इनमें, तो चार्ज इनमें केवल कहाँ पे होता है? इन तीनों में, सरफेस पे। अब भी नहीं समझे? ठीक। हाँ, जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है ये अलग है, इसलिए इसका आर्टिकल भी अलग है। यानी हमें 2 आर्टिकल पढ़ने हैं, यानी इस चैप्टर में भी यही 2 आर्टिकल बचे हैं थ्योरी में, एक ये और एक इसके लिए। समझ गए? इसके लिए थोड़ा सिंपल नहीं होता है क्योंकि इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर समझे? जैसे ग्लास का, जैसे कंचा, कंचा जानते हो ना? कंचा नहीं जानते हो? कांच की गोली, ठीक है? तो नॉन कंडक्टिंग हो गया। प्लास्टिक की सॉलिड बॉल या रबर की सॉलिड बॉल, समझ गए? कोई डाउट? नॉन कंडक्टिंग, जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो बच्चे क्या करते थे? कंचा खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, समझ गए? अब सब कुछ खेलते हैं, लेकिन कहाँ खेलते हैं? मोबाइल में। क्रिकेट भी खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? मोबाइल में, ठीक है? सब कुछ खेलते हैं लेकिन कहाँ खेलते हैं? मोबाइल में। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है। तो ये जो आर्टिकल है ये आसान नहीं है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है? चार्ज चलते नहीं है, जहां छोड़ दिया जाएगा वहीं बना रहेगा। पूरे वॉल्यूम में मिक्स कर दो, पूरे वॉल्यूम में बना रहेगा। कंडक्टर में क्या होता है? पूरे वॉल्यूम मिक्स भी कर दो तो उठ के कहां चला आता है? बाहर। अब भी नहीं समझे?
ठीक, तो ये आसान नहीं है। अभी हम ये देखने जा रहे हैं, पहले इसको नोट करके नोट करें। देखिए, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल। अब ध्यान रखना, ये चाहे कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हो या नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड स्फीयर हो, तीनों के लिए सेम है। क्लियर? तो सबसे पहले निकालेंगे एट एक्सटर्नल पॉइंट। एट एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट कौन है समझे? आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। सुनो बेटा, तो ये जो हम रेड कलर से शो कर रहे हैं ये गॉसियन सरफेस है, और जो हम ब्लैक कलर से शो कर रहे हैं ये एक्चुअल सरफेस है। समझ गए? पॉजिटिव चार्ज ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है। और जो एक्चुअल स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। और ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। किसमें? नहीं, वो क्लोज कर्व होता है, ये क्लोज सरफेस है। नहीं समझे? वो 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। ये क्लोज कर्व है और ये क्लोज सरफेस है। रिंग क्या होती है? क्लोज कर्व। बॉल क्या होता है? क्लोज सरफेस। वो 2D है और ये 3D। वहां पे लाइन इंटीग्रल होता है। क्या होता है? और यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल होता है दोनों सिमिलर, लेकिन वो 2D है और ये 3D है। समझ गए? वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करते हैं। कौन सा इंटीग्रेशन करते हैं? लाइन इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू लेंथ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एरिया, सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि 3D है, ये क्लोज सरफेस है। नहीं समझे? यहाँ पे क्या यूज किया था? क्लोज सरफेस 3D, और वहां क्या यूज किया था? क्लोज कर्व 2D। समझ गए? ये अंतर है दोनों में, बाकी सेम है करने का तरीका। ठीक है? अच्छी तरह बताते हैं जब पढ़ाते हैं, चाहे ये पढ़ाएं चाहे वो पढ़ाएं। ठीक है? अब भी नहीं समझे? तो ये हमने स्मॉल एरिया ले लिया। ये जो रेड कलर से हमने शो किया है ये गॉसियन सरफेस है। क्या है ये? अगर यहां से कोई पूछे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा। जब एक्सटर्नल पॉइंट कहेंगे तो ज्यादा। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। वो 6:30 पहले नहीं छोड़ते कभी। अब तुम्हें बाहर खड़े होकर आधे घंटे बात करनी हो तो अलग मैटर है। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत? डीए वेक्टर की डायरेक्शन जो हम स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ई वेक्टर के लिए यहां पे प्लस क्यू नॉट एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा? रिपल करेगा। तो ये ई वेक्टर, यानी दोनों कहां हो गए? सेम डायरेक्शन में। समझ गए? सबसे पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through small area dA वेक्टर। क्या आ जाएगा? डी फाई ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इसके बाद टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर गॉसियन सरफेस। एंटायर गॉसियन सरफेस। और यहां पे गॉसियन सरफेस क्या है? स्फेयर। तुम क्या बोल रहे थे? नहीं, कुछ और बोला था तुमने। क्या बोला था? अच्छा,
अच्छा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर गॉसियन सरफेस स्फीयर यहाँ पे, ठीक है। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन वाला वीडियो घर जाके जरूर देख लिया करो एक बार हाई स्पीड में, तो 2 बार रिवीजन हो जाएगा ना, एक बार यहाँ पढ़ा एक बार घर पे, नहीं तो पता चला इस साल एक बार किया एक बार अगले साल किया, बेटर ये 2 बार दोनों इसी बार कर लो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, फाई ई, बस ई वेक्टर डॉट डी है। सेम डायरेक्शन में बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, समझ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में होंगे, कहीं भी ले लो स्मॉल एरिया, अरे जैसे यहां हो रहा है वैसे कहीं भी ले लो, क्यों नहीं जान पा रहे हो तुम। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 कितना हो गया, 1। ई कांस्टेंट है, बाहर ले लो, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या होगी, सेम। समझ गए क्यों सेम होगी, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल आर है तो ये भी तो स्मॉल आर होगी, ये भी तो स्मॉल आर होगी हर जगह, ठीक है। डी ए का इंटीग्रेशन ए का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल एरिया ऑफ एंटायर गॉसियन सरफेस, स्फीयर कह दो, यहां पे स्फीयर है ना, गॉसियन सरफेस यानी स्फीयर। कोई प्रॉब्लम, अब क्या यूज करेंगे, गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दैट क्लोज सरफेस। इसकी वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या आ गया 1/ε0, और टोटल चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर, प्लस क्यू, प्लस क्यू तो पूरे में फैला हुआ है, आ गया ई की वैल्यू 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर, वही जैसा कि पॉइंट चार्ज के कारण आया था। यानी ऐसा फील हो रहा है जैसा पूरा चार्ज कहाँ पे रखा हो, सेंटर पे, समझ गए, क्योंकि अगर ये पूरा चार्ज सरफेस पे ना होता, कहाँ रखा होता है, सेंटर पे, तब भी तो ये फार्मूला आता। तो जो हम एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालेंगे तो पूरे चार्ज को कहाँ मान लिया करेंगे, सेंटर पे। क्लियर है, नहीं सेंटर पे मान सकते हैं, फार्मूले से लग रहा है, ठीक है। हाँ, सेकेंड पॉइंट, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर के इक्वल, समझ गए। बस अगर पी पॉइंट को हम यहां ले लें सरफेस पे, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल नहीं हो जाएगी, नहीं समझे। पी को यहां ले लो तो जो ओ से पी तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के क्या हो जाएगी, इक्वल, ठीक है। ई इक्वल टू 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया आपका। इसी को सिग्मा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, समझ आया। सिग्मा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यानी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिग्मा देखो, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन ε0। ऐसे भी कर सकते हो। अब इंटरनल पॉइंट, यहां तक पहुंचे जल्दी, 2 मिनट और लगेगा बस। इंटरनल पॉइंट, बाहर निकलते अगर तुम क्लासरूम के अंदर नहीं गए, ध्यान रखना तुम, अगर बाहर खड़े बातें करते दिख गए तो। इंटरनल पॉइंट की बात करें,
थर्ड, एट इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट का मतलब समझे, इनसाइड द स्फीयर, यानी स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर के इक्वल। इक्वल, लेस देन, हमने इक्वल बोला है, लेस देन, इक्वल उसमें होता है। इस बार गॉसियन सरफेस अंदर हो गया, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तो ये हो गया आपका डी ए वेक्टर और ये ई वेक्टर। तो हम लोग दोबारा इसको सॉल्व करके ना शो करके डायरेक्ट गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं ये चीज, समझ गए। डायरेक्ट गॉस थ्योरम से जब इंटरनल पॉइंट पे निकालेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और इक्वेशन 1 को यूज कर लेंगे। बस 1 मिनट का स्टेप है। देखो आपको पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। जब चार्ज ही नहीं है तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आएगा। समझ गए। देखो यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स आने वाले हैं। यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन, जो बच्चे पहली बार पढ़े हैं ध्यान समझें। कितना आ जाएगा देखिए, सीधे सीधे फाई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस एस इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा क्यू। एक स्टेप बचा, देखो 1 मिनट। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी, ई इंटू 4πr²। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0। सिग्मा क्यू कितना हो गया, क्योंकि देखिए गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 0। ये है रेड वाला गॉसियन सरफेस है। कौन वाला गॉसियन सरफेस है, रेड वाला। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 0। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 0। क्लियर, यानी ई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहां पे 0 आ गया है, लेकिन जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है वहां पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है ना वहां पे। नोट करें। ओके, दैट्स ऑल। हाँ, 15 मिनट की केवल थ्योरी बची, उसके बाद इसके प्रॉब्लम पे आ जाएंगे नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे सभी लोग अरिहंत लेके आएंगे और प्रॉब्लम्स ट्राई करके आएंगे। प्रॉब्लम्स ट्राई करके कम से कम 25-30 प्रॉब्लम। ठीक है, 30-30, 40-40 करोगे तब खत्म होंगे 2-2, 3-3 टर्न में। ठीक है, क्योंकि इसकी जो पहली यूनिट है वही सबसे बड़ी है। पहली यूनिट ही सबसे बड़ी है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग उसमें 4 चैप्टर हैं। एनसीईआरटी में 2 हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 4 हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके।